नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो मैच जो कल हुए उसकी तो चर्चा होनी होनी है। दो मैच जो आज होने हैं उसके बाद ये पता चलेगा कि वाकई किसमें कितना है दम। क्योंकि हरियाणा को छोड़ के अब दिल्ली की जीत के बाद दिल्ली को भी छोड़ दें तो उसके नीचे थोड़ा सा घमासान ज्यादा है। पॉइंट्स टेबल में थोड़ी विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा और एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उस सवाल के सही उत्तर की जो नायिका है उनकी आपको कहानी सुनाऊंगा। नाम है तेजस्विनी बाई। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। सबसे पहले कल हुए दो मैचेस की चर्चा जरा संक्षेप में कर लें। पहला मैच तेलुगु टाइटंस और गुजरात जायंट्स में हुआ। गुजरात ने अच्छी फाइट दी जरूर। गुमान सिंह चले हैं, राकेश चले हैं, प्रतीक नहीं खेल रहे। उधर से तीनों रेडर चले। पवन ने सुपर 10 लगाया, विजय चले, आशीष चले। स्कोर करीबी है लेकिन मैच का रुख पहले से ही, हवा का रुख पहले से ही आपको मालूम था किस टीम के पक्ष में है। दूसरे मैच में दबंग दिल्ली ने हरा दिया हरियाणा स्टीलर्स को। मतलब शुरू से ही दबंग दिल्ली लीड में थी। हरियाणा ज्यादा चुनौती दे नहीं पा रहे थे। अब ठीक है, आप प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, खिलाड़ी भी रिलैक्स हो जाते हैं। आशु मलिक एक दंदनाता हुआ सुपर 10 आपने लगाया। उधर बाद में भिवानी वाले ताऊ शादीलाल को याद आया कि भाई मैं तो रेड भी करता हूं। उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत टीम को वापस लाने की ट्राई की। चलिए, आप 7 पॉइंट से हारे, 1 अंक आप वहां भी ले गए, पर दबंग दिल्ली को मिली है जीत जिसकी उन्हें तलाश थी। अब इनकी इस जीत के बाद और आज होने वाले दो मैचेस के संभावित परिणामों को जरा पॉइंट्स टेबल में देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कि किस में कितना है दम, जो है वो पॉइंट्स टेबल में कितना दिखाई दे रहा है। हरियाणा 1 पॉइंट लेकर 78 अंक आपके हो चुके हैं। दबंग दिल्ली 66 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है। 3 मैच बाकी हैं, यानी कि काफी अच्छी स्थिति में है। 3 में से 1 भी जीतेंगे तो 70 क्रॉस कर जाएंगे। पटना पायरेट्स 4 मैच बाकी हैं, आप 20 पॉइंट और ले सकते हैं। आज तमिल तलाईवाज और जयपुर पिंक पैंथर्स पहला मैच खेल रहे हैं। तमिल तलाईवाज पतले धागे से लटक रहे हैं। 4 मैच बाकी हैं। 59 मैक्सिमम आप ले सकते हैं और 59 आपको अगले दौर में नहीं पहुंचाएगा। दम है तो आप पार्टी बिगाड़ सकते हैं जेपीपी की। उनके पास है 54 पॉइंट। आप मैक्सिमम 74 तक जा सकते हैं, यानी कि आप में जो दम है वो दिखाना पड़ेगा। दूसरा मैच है यू मुंबा में। जीते तो 65 पॉइंट, आज नंबर 3 पे आ जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास 3 मैच बचे होंगे। फिर यूपी योद्धास जो पहले ही नंबर 6 पे हैं, आपके पास भी 4 मैच बाकी हैं। आप मैक्सिमम 79-79 तक जा सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पटना, यू मुंबा, तेलुगु टाइटंस, यूपी योद्धास, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स तक 8 जो टीमें हैं, 7 जो टीमें हैं, 7 में से कोई भी 6 टीमें अगले दौर में जा सकती हैं। दिल्ली को छोड़ दें तो पटना से लेके जयपुर पिंक पैंथर्स, इन 6 में से कोई भी 4 टीम अगले दौर तक जा सकती हैं। तेलुगु टाइटंस आप जीते जरूर हैं पर आपके पास बचे हैं 2 मैचेस, मैक्सिमम आप 70 तक जा सकते हैं। अब यूपी के पास 4 मैच हैं, जयपुर के पास 4 मैच हैं, पटना के पास 4 मैच हैं, यू मुंबा के पास 4 मैच हैं। जिसमें जितना है दम वो अब दिखाना पड़ेगा प्रभु। एक एक जीत आपके लिए बड़ी कीमती हो चुकी है। पहले मैच की अब बात कर लेते हैं। तमिल तलाईवास के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। 18 मैच, 6 जीते, 39 पॉइंट, मैक्सिमम 59। 59 ऑलरेडी यूपी योद्धास के हैं। तो प्रैक्टिकली अब मान लीजिए कि आपके लिए प्लेऑफ खेलना असंभव है। तमिल तलाईवास ने जैसे शुरुआत की थी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, आप भी काफी इंप्रेस हुए होंगे। उसके बाद टीम लड़खड़ा गई है, खासतौर पे नरेंद्र के बाहर होने के बाद। अब पिछले मैच में पटना को आपने हराया था 42-36 से। सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। आपने 18 में से 9 मैच जीते हैं। इनकी हालत हमने देख ली पॉइंट्स टेबल में। 54 पॉइंट हैं, 4 जीते तो 74 हो जाएंगे। और जो पिछला मैच है आपका वो गुजरात जायंट से हुआ था, जीते थे आप 42-29 से। ये एक चीज है, लेकिन इन दोनों टीम्स के बचे हुए मैचेस जानना बड़ा जरूरी है। तमिल तलाईवास जेपीपी आज खेलेंगे, ये मैच पिछला टाई रहा था इनका। फिर तमिल तलाईवास खेलेंगे बेंगलुरु बुल से, वो मैच आप हारे थे। फिर खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, वो मैच आप जीते थे। पर पुनेरी पल्टन को अब जीतना ज्यादा जरूरी है। उधर जो 4 मैच बचे हुए हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के, आज खेल रहे हैं आप तमिल तलाईवास से, तो टाई रहा था ऑब्वियसली। फिर खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, जीते थे। फिर खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे। फिर खेलेंगे दबंग दिल्ली से, उनसे हारे थे। और जब तक दबंग दिल्ली वाला मैच आएगा तब तक ऑलरेडी उनकी स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। तो जयपुर के पास
क्वालिफाई करने का एक रियलिस्टिक मौका है, क्योंकि बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर्स दोनों अब दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अब आइए इस मैच की कहानियों पे। पहली कहानी, एक वो टीम है जो अगले दौर में अब नहीं जा सकती प्रैक्टिकली, बनाम वो टीम जिसके पास अगले दौर में जाने के बेहतरीन चांसेस हैं। नंबर 2, दोनों कोचेस रेलवेज की टीम में एक साथ खेल चुके हैं। अन्ना चेरलाथन और संजीव बालियान साहब, दोनों कोचेस भारत के लिए अलग अलग दौर में ही सही खेले हैं। चेरलाथन हैं बड़े सीनियर, लेकिन भारत की जर्सी पहनने का मौका मिला उनको 2016 वर्ल्ड कप में। और संजीव कुमार साहब 2002 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, 1998 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, दोनों रेलवेज के लिए खेले, दोनों भारत के लिए खेले, दोनों प्रो कबड्डी जीते। अन्ना एज अ कैप्टन पटना पायरेट्स, और मतलब ये ग्रीन शर्ट पे मत जाइए। और संजीव बालियान साहब तो आपको पता ही है, पटना के साथ भी जीते, जयपुर के साथ भी जीते। बैटल क्या होने वाली है, लड़ाई क्या होने वाली है, ये सीधी सीधी अर्जुन देशवाल की तमिल तलैवास के कॉर्नर से नितेश और मोइन शफागी से टक्कर है। इन्हें रोक लिया तो बेड़ा पार है, नहीं तो फिर बंटाधार है। आगे चलते हैं। तमिल तलैवास के लिए जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, रेडर्स को लेके एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी भी आप चाहेंगे कि बचे हुए आप जो 3-4 मैचेस हैं जीत के कम से कम एक अच्छे नोट पे सीजन को खत्म करें। तो सचिन को ले आइए वापस फर्स्ट 7 में, चंद्रन रंजीत को ले आइए, नरेंद्र कंडोला के बारे में अभी खबर नहीं है। नंबर 2, रेडिंग डिफेंस की जो शुरुआत है वो करें, खास तौर पे जब अर्जुन देशवाल आए तो डिफेंस करने की शुरुआत हो कॉर्नर से, या तो लेफ्ट से या राइट से, कवर सिर्फ सपोर्ट की भूमिका में रहें। आगे मत जाइए, आगे जाइए, धमकाइए, लेकिन टैकल इनिशिएट मत कीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स क्या कर सकते हैं? नंबर 1, अर्जुन और धरणीधरन के साथ आप रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नीरज नरवाल जरूर टीम के फर्स्ट 7 में हो, लेकिन उनकी ड्यूटी लगे शुरुआती दौर में डिफेंस के लिए, मोइन शफागी को ठिकाने लगाने के लिए। जब 3-4 बार उनको आउट कर लें तो नीरज भी खुल के रेड करें। नंबर 2, डिफेंस में आपने अग्रेसिव रहना है। अब चाहे वो सुरजीत और रेजा की जोड़ी हो, अंकुश तो नैसर्गिक तौर पे अग्रेसिव है ही हैं, और फिर साथ में जब आपको नीरज नरवाल मिल जाएंगे तो मोटी बात यह है कि मोइन शफागी को ज्यादातर मैच से बाहर रखिए, वही उनके लीड रेडर बने हुए हैं। एक्स फैक्टर, इधर से बिल्कुल कॉर्नर्स की जोड़ी नितेश और आमिर हुसैन बस्तामी, और उधर से नीरज नरवाल एज एन ऑलराउंडर, बहुत आपका कीमती रोल है आज। चलिए, पिछले वीडियो में, अभी जो कल ही मैंने बनाया था, उससे पहले 2 दिन का ब्रेक था क्योंकि थोड़ा ट्रैवल चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 2 ऐसी महिला कबड्डी प्लेयर्स का नाम बताइए जिन्होंने एज अ प्लेयर और एज अ कोच एशियन गेम्स जीते हों। मतलब डॉक्टर सुनील दबास एशियन गेम्स एज अ प्लेयर कौन से साल में खेली थी भाई? मतलब बड़ी दिग्गज कोच वो हैं, और भी ऐसे ऐसे नाम लिख दिए गए जो कभी कोच रही नहीं है। ममता पुजारी नहीं, वही वो कोच नहीं रही हैं। सही जवाब है तेजस्विनी बाई और कविता सेल्वाराज। दोनों 2010 एशियन गेम्स खेले, 2014 एशियन गेम्स तेजस्विनी खेली, और 2018 अभी 2022 जो पिछले एशियन गेम्स हुए थे, ये दोनों विमेन टीम की कोच थी। तो ये 2 सही नाम हैं। जो इस वीडियो शूट करने तक जिन लोगों, 4 लोगों के मुझे सही नाम मिले हैं, मनन, मुकुल, एक है समीर, और चौथे हैं ऑरेंज डेविल। क्यों भाई, क्यों डेविल हो? नीचे अपना असली नाम लिख दिया करो। पर ऑरेंज बर्फी खाइए, ऑरेंज मिठाई खाइए, ऑरेंज संतरे खाइए, मुझे भी भेजिए। आज का सवाल जवाब भी आपको सवाल अभी पूछ लेता हूं, जवाब दे दीजिए नीचे। कबड्डी में किन किन खिलाड़ियों या कोचिस को, कबड्डी से संबंधित जितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके नाम नीचे बताइए। यह कल से भी आसान सवाल है, तो कम से कम 50 सही जवाब आने चाहिए। और जिन तेजस्विनी जी का मैंने नाम लिया, अंत में सुनाऊंगा आपको उनकी कहानी। एक और लेजेंड है भारतीय महिला कबड्डी की वो। उससे पहले दूसरे मैच की चर्चा। यू मुंबा के सामने हैं यूपी योद्धास। यू मुंबा पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 रहा है टाई। पॉइंट मैच आपने खेले हैं 18, जीते हैं 10, पॉइंट है पूरे 60, और मैक्सिमम ले सकते हैं 80। पिछले मैच में आपने तमिल तलैवास को 47-31 से हराया था। यूपी योद्धास पिछले 5 में से 1 भी मैच हारे नहीं है, 2 टाई, 3 आप जीते हैं। 18 में से 9 मैच आपकी मुट्ठी में है, 59 पॉइंट हैं, 79 तक जा सकते हैं। यू मुंबा 80 तक जा सकते हैं, पुनेरी पल्टन 79 तक जा सकते हैं, यूपी योद्धास मैंने बता दिया, तेलुगु टाइटंस 70 तक जा सकते हैं। तो जिसमें जितना है दम प्रभु वो दिखाना पड़ेगा। एक हार
आपको बहुत पीछे धकेल सकती है। और जो कट ऑफ है ना पॉइंट्स की, मुझे लगता है 65 से ऊपर जाने वाली है। आपको क्या लगता है वो भी बताइएगा। मैं आपको इन दोनों टीम्स के बचे हुए मैचेस और उन टीम्स के साथ जो पहले रिजल्ट था वो बता देता हूं। यू मुंबा आज खेलेगी यूपी से, जीती थी। फिर खेलेगी पटना से, जीती थी। फिर खेलेगी हरियाणा से, हारी थी। फिर खेलेगी बंगाल से, टाई रहा था। यूपी योद्धास यू मुंबा से ऑब्वियसली हारी थी। हरियाणा से हारी थी। गुजरात से जीते थे। बेंगलुरु बुल्स से जीते थे। आज अगर आप हार भी गए तो भी आपके पास 3 मैचेस पड़े होंगे। हरियाणा पता नहीं कितनी टक्कर देगी। अच्छा, एक और विषय है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। मैंने अपने इंस्टा और ट्विटर पे तो लिखा था, एक्स पे लिखा था। यू मुंबा ने अभी कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी की है कि सोमबीर, जो उनके लेफ्ट कॉर्नर हैं, सोमबीर गोस्वामी, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और बहुत प्रभु लोगों ने इसमें मेरी राय मांगी थी और मुझ पर आरोप लगाए थे कि मैंने उसके बारे में बोला क्यों नहीं। सीजन शुरू होने से पहले हरियाणा ने ठीक ऐसी स्टेटमेंट दी थी मोहित नांदल के बारे में कि उन्हें रिलीज कर दिया गया है। मैंने तब एक बात कही थी जो आज दोहरा रहा हूं कि कारण जो भी हो, अगर टीम्स कारण बता दें, क्योंकि कारण कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद सुनने में अच्छा ना लगे। कारण कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो व्यक्तिगत हो, निजी हो, पारिवारिक हो। तो जो भी कारण हो बता दीजिए। हो सकता है कि वो सुनने में ना अच्छे लगने वाले या कुछ ऐसा भी कुछ नेगेटिव हुआ हो, गलत हुआ हो, लोग कयास ना लगाएं। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो बताइए, ताकि बाकी खिलाड़ियों को सीखने को मिले। ओपनली बताना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, कुछ निजी पारिवारिक इत्यादि कारण है, तो लोग नेगेटिव सोच ना लें, लोग गलत ना सोच लें, खिलाड़ी का इंप्रेशन खराब ना हो। अगर खिलाड़ी ने गलती की है तो फिर नाम लेके बताना चाहिए, ताकि आने वाली सारी जनरेशन को प्रेरणा मिले। ये मेरे छोटी सी राय है। अब आते हैं इस मैच की कहानी पे। पहली कहानी यह है कि दोनों टीमों के प्लेऑफ में जाने के कमाल के चांसेस हैं। नंबर 2, दोनों टीम्स के पिछले कुछ सीजन ठीक ठीक रहे हैं। मतलब यूपी योद्धास पिछले सीजन को छोड़ दें, उससे पहले लगातार प्लेऑफ में जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कई सीजन से, अब यू मुंबा तो सीजन 3 के बाद कभी नहीं गए, यूपी कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंचे। पिछले कुछ सीजन यू मुंबा के लिए ओके ओके रहे, यूपी के लिए ठीक रहे, लेकिन फाइनल बहुत समय से आपने यू मुंबा को देखा नहीं है और यूपी को कभी देखा नहीं है। तो एक अजीब सी सिमिलैरिटी है दोनों टीमों में। बैटल कहां होने वाली है, लड़ाई किसकी होने वाली है? यूपी के रेडर्स बनाम यू मुंबा का डिफेंस। अब यूपी के रेडर्स की जो एवरेज है 20 पॉइंट रेड पॉइंट प्रति मैच, तीसरा रैंक है आपका। यू मुंबा का डिफेंस तकरीबन 11.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच ले रहा है, तीसरा रैंक आपका भी है। तो यूपी के रेडर्स, बीबीजी, भरत भवानी और गगन, और सामने यहां पर 4 तगड़े डिफेंडर। मतलब लोकेश आई लेफ्ट कॉर्नर पे, वो भी पिछले मैच में अच्छा काम करके गए। जीत के सूत्र क्या हैं? यू मुंबा नंबर 1, मंजीत फॉर्म में आ गए हैं सही टाइम पे, ये अच्छी बात है। और राइट कॉर्नर का आपने शिकार बनाना है। जफर दानिश लेफ्ट कॉर्नर पे निशाना बनाइए। नंबर 2, यूपी के रेडर हैं सारे लंबे। बीबीजी वो ट्विन टावर के जितने लंबे हैं, उनको सिर्फ डीप टैकल करने हैं, या तो डबल थाई होल्ड पे या डीप बुला के डाइव। एंकल होल्ड के लिए, चेन के लिए भी, डैश के लिए तो कतई मत जाइएगा। यूपी योद्धास नंबर 1, भरत दोनों साइड से रेड कर सकते हैं, कीजिए। दोनों साइड से रेड कर करके सुनील परवेश की जोड़ी को तोड़िए। टीम के डिफेंस की रीड वही है। नंबर 2, कवर्स जो हैं, आप पिछले मैच की तरह कॉर्नर्स को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि यूपी के कवर्स हैं जरूर अनुभवी, पर बहुत ज्यादा नहीं चल रहे। सुमित और हितेश की जोड़ी चल रही है, उन्हें सपोर्ट दीजिए दोनों तरफ। एक्स फैक्टर, इधर से यू मुंबा की तरफ से वो खिलाड़ी जिनका नाम मैंने अब तक लिया नहीं है, अजीत चौहान, युवा खिलाड़ी हैं, बहुत मुझे प्रतिभाशाली लगते हैं। और इधर से वो लंबे चौड़े, चौड़े तो नहीं, लंबे बहुत हैं, दोनों तरफ से रेड करते हैं, नाम है भरत हुड्डा। इन दोनों खिलाड़ियों पे जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आपकी नजर होनी चाहिए आज की कहानी की नायिका पर। नाम है तेजस्विनी बाई। 2010 में पहली बार एशियन गेम्स में महिला कबड्डी शामिल होती है। उस टीम की कैप्टन थी तेजस्विनी। एक बेहतरीन रेडर वो रही हैं। 2014 एशियन गेम भी खेली हैं, बीच एशियन गेम भी खेली हैं, और मॉडर्न कबड्डी की एक लेजेंड्स में आपका भी नाम आता है। वुमेन्स कबड्डी चैलेंज में आप इनको देख चुके हैं। और तेजस्विनी और कविता दो ऐसी व्यक्ति हैं जो पहले एज अ प्लेयर और फिर एज अ कोच एशियन गेम्स जीती हों, क्योंकि दोनों ही, तेजस्विनी चीफ कोच थी 2022 एशियन गेम्स में भारत की महिला टीम की। कर्नाटका की रहने वाली हैं, खासम खास बेंगलुरु गर्ल हैं तेजस्विनी।
और 11-12 साल की उम्र में इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया, फिर क्लब ज्वाइन किया और उसके बाद धीरे धीरे शनै शनै रेलवेज की टीम में आई, वहां कई दशकों तक खेली। 10 साल से ज्यादा, मेरे ख्याल 12-13 साल इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी खेली है। 10 साल से ज्यादा, तकरीबन 12 साल तक तेजस्विनी ने इंटरनेशनल कबड्डी खेली है। खिलाड़ियों को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से आपको भी सम्मानित किया जा चुका है। और भारतीय कोच पहले बनी हैं, अब कोचिंग में ये प्रशिक्षण भी ले रही हैं, NIS में डिप्लोमा कर रही हैं कबड्डी में, और एज अ कोच अब आगे करियर बनाने का आपका इरादा है, अपनी एकेडमी खोलना चाहती हैं ताकि आगे अपनी जैसी और कुछ शानदार प्लेयर्स को तैयार कर सकें। वो एक दौर था 2010-2014 एशियन गेम्स का, जब भारत में दो लेजेंड कबड्डी प्लेयर्स की जोड़ी थी, ममता और तेजा कहते थे उनको, ममता पुजारी और तेजस्विनी। उन दोनों का दौर हम जैसे जिन खुशनसीब लोगों ने देखा है, वो एक अलग ही दौर था। तो पिछली बार ममता पुजारी, इस बार तेजस्विनी, आप दोनों की कहानी सुनाना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। और आप प्रभु लोग उन दो कबड्डी से जुड़े शख्सों का नाम बताइए जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हों। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।